करेंगे जिसने जमीन से लेकर आसमान तक पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया, जिसके हमले से पाकिस्तान पस्त पड़ गया, जिसने पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तक तबाह कर दिया, उड़ा दिया। भारत के इस विनाशक ड्रोन का नाम है हार्पी, जिसने लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस यूनिट को टारगेट किया था, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को जलाकर खाक कर दिया था। लेकिन ये तो ट्रेलर मात्र था। भारत के पास इससे भी घातक ड्रोन है जिसे इजराइल से मंगाया गया है। नाम है हेरॉन, जो कि मार्क 2 ड्रोन है, वही ड्रोन जिसने अलकायदा चीफ अल जवाहिरी का सफाया किया था। ये ड्रोन दुश्मन पर कई दिशाओं से गोलियां बरसाने में भी माहिर है। यही वजह है कि इसे पाकिस्तान के लिए काल कहा जाता है। और ये दोनों ड्रोन कैसी जंग की दिशा और दशा बदल सकते हैं, आज इसी पर होगी बात। लेकिन पहले इन ड्रोन की खासियत वाली ये रिपोर्ट देखिए। पहले मिसाइल से वार हुआ, फिर घातक ड्रोन से प्रहार हुआ और आतंक के गढ़ में हाहाकार मच गया। आतंक के अड्डे मलबे में बदल गए, जैश लश्कर के ठिकाने खंडहर बन गए। हमला ऐसा हुआ कि लाहौर से लेकर कराची तक दहल गए। जिस हथियार का इस्तेमाल कर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दहलाया, लाहौर में पाकिस्तानी सेना की एयर डिफेंस यूनिट को भारी नुकसान पहुंचाया, उसका नाम है हार्पी। हार्पी एक कामिकाज़े ड्रोन है। ये ड्रोन लंबी दूरी तक उड़ान भर सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सुसाइडल ड्रोन है जो टारगेट से टकराकर फट जाता है। ऑटोनोमस और मैनुअल दोनों मोड में काम करता है। इसकी रेंज 200 से 1000 किलोमीटर तक है। इसकी लंबाई 2.5 मीटर है। ये 6 से 9 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसका वजन 135 किलोग्राम है और इसकी गति 185 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी ड्रोन से भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हार्पी ड्रोन लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस यूनिट पर जैसे ही गिरा, जबरदस्त विस्फोट हुआ और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जलकर खाक हो गया। आज सुबह भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। एक और हार्पी ड्रोन ने पाकिस्तान को दहलाया तो दूसरी ओर भारतीय सेना ने आतंकियों के सफाए के लिए इजराइल से आए हेरॉन ड्रोन को उतार दिया। हेरॉन मार्क 2 ड्रोन वही ड्रोन है जिसने अलकायदा चीफ अल जवाहिरी का सफाया किया था और अब ये ड्रोन पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के लिए काल बनेगा। इस ड्रोन की मारक क्षमता गजब है। इसका निशाना बेहद सटीक है। हेरॉन ड्रोन लगातार 36 घंटों तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसे 35,000 फुट की ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है। यह हवा से जमीन पर, हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। इसमें लगा कैमरा रात में भी टारगेट को साधने में मददगार है। ठंड, गर्मी और बरसात में भी आसानी से उड़ान भर सकता है। 15 किलोमीटर दूर बैठकर भी इसको ऑपरेट किया जा सकता है। एक समय पर यह चीन पाकिस्तान सीमा की निगरानी में सक्षम है। थर्मोग्राफिक कैमरा, सेंसर, सैटेलाइट इसकी ताकत है। 250 किलोग्राम हथियार लेकर उड़ने की इसकी क्षमता है। दुश्मन के इलाके में घुसे बिना ही सेंसर और रडार के जरिए सूचनाएं बेस स्टेशन को देने में सक्षम है। भारत समेत दुनिया के 20 से ज्यादा देशों की सेना इस घातक ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है और जब बॉर्डर पर तनाव के हालात हों तब भारत का ये ड्रोन दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख रहा है। दुश्मन की हर चाल की खबर सेना तक पहुंचा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर पाकिस्तान ने कोई भी दुस्साहस किया तो भारत का ये ड्रोन ऐसी तबाही मचाएगा जिसकी कल्पना भी शहबाज और मुनीर ने नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मेरे साथ
साथ बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप दोनों का ही इंडिया न्यूज पर बहुत स्वागत। हम बार बार देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है वीएन झा सर, और हार्पी ड्रोन का क्या कुछ पाकिस्तान में असर दिखा, वो अलग अलग एयरबेस जब तबाह हुए उसकी गर्जना ने बता दिया। हार्पी इस्तेमाल हुआ है, हेरोन उससे भी ज्यादा खतरनाक और दमदार है, आने वाले वक्त में हो सकता है। इसीलिए कि रक्षा मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हर कोई कह रहा है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है, बस पाकिस्तान कहीं गलती करने की भूल ना कर बैठे। जी रचना जी, आज के दिन में ड्रोन एक बहुत सशक्त हथियार के ऊपर के तौर में उभर रहा है, और इसकी विध्वंसक शक्ति हम लोगों ने यूक्रेन में देख ली है। यूक्रेन वर्सेस रशिया के वॉर में इसकी विध्वंसक शक्ति पहले यूएसए ने अफगानिस्तान और इराक में दिखाया था। तो इसके जो आज के दिन हम जो स्वरूप देख रहे हैं कि वो एक बहुत बड़ा सा प्रेडेटर ड्रोन MQ-1 ले लीजिए या MQ-9 ले लीजिए, वो आज सिमट कर एक छोटा छोटा ड्रोन रह गया है, जो कि आपने अभी पाकिस्तानी हमले में देखा था। और इसमें और भी बहुत सारे अभी जो चेंजेस हैं, वैल्यू एडिशंस हैं, इसके अपग्रेडेशंस हैं, वो अभी आने को देखने को मिलेंगे। जहाँ तक ड्रोन तकनीक का सवाल है, मैं आपको ये बड़े कंफर्मली बता सकता हूँ, बड़े ऑथेंटिकली बता सकता हूँ कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में आज के दिन में, जिसको एक फ्रेज हमारे यहाँ होता था, दिन दूनी रात चौगुनी, उसी तरह की टेक्नोलॉजिकल उसमें डेवलपमेंट होती जा रही है, और ये बहुत रेंज तक चला जा रहा है। देखिए आज के दिन में एक RQ ड्रोन है जो कि USA का है, वो लगभग 10,000 किलोमीटर उसका रेंज है। उसके छोटे हैं लगभग हर्मेस ड्रोन, हर्मेस 900 सीरीज का है, वो खास करके टोही विमान है, एलिंट जिसको हम लोग कहते हैं, इलेक्ट्रिकल जो हम लोग इकट्ठा करते हैं इंटेलिजेंस, वो इलेक्ट्रिकल इंटेलिजेंस हम लोग इकट्ठा करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक। हाँ, ये लगभग 36 घंटे तक एयरबॉर्न रह सकती है। इसके अलावा MQ-1 और MQ-9 का आप जानते हैं, भारत भी USA के साथ में बात कर रहा था कि ये प्रेडेटर ड्रोन हमें मिले। हेरोन या हार्पून ये भी हैं, हेरोन हमारे पास में हैं जो इसराइल से आए हुए हैं। अब किस तरह के हैं वो मैं आपको ज़्यादा तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें हमारे आर्सेनल में हैं। अब यहाँ पे एयरफोर्स का एक चीज़ आता है, ऑपरेशंस का। हम लोगों का पहले बिलीफ था कि ड्रोन से हम किसी सशक्त कंट्री पे, जिसके पास में कि क्रेडिबल एयर डिफेंस होता है, उसके ऊपर में वॉर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको भी मिथ साबित कर दिया। अभी ये जो इंडो पाक जो भी छोटा सा ब्रीफ इनकाउंटर हुआ था, इसमें आपने बताया है कि किस तरह से हमारे ड्रोन ने लाहौर में जाके उनके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो है, ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, आज अगर आप रिएक्ट कीजिएगा कि पाकिस्तान के पास में क्या है, हाँ। तो कल को जब तक आप उस रिएक्शन के लिए एक तोड़ लेके आइएगा, पाकिस्तान या उसको देने वाले या ईरान हो या अजरबैजान हो या फिर टर्की हो, वो ऑलरेडी उसके ऊपर में अपग्रेड लेके आएंगे। तो इसलिए ड्रोन टेक्नोलॉजी में रिएक्टिव होना, हाँ। वो थोड़ा सा घातक होगा। प्रीएम्प्टिव होइए, आप अपने आप को वो सशक्त कीजिए। ड्रोन में भी आज के दिन में जो काउंटर मेजर्स और जैमिंग, वो टेक्नोलॉजी जा रही है। हाँ। तो अगर इन सब चीजों को इसीलिए तो वक्त पर अपग्रेड भारतीय सेना खुद को करती है, और हजारों करोड़ का बजट यूं ही नहीं डिफेंस सेक्टर के लिए अलॉट होता। अनुज माथुर सर, जो शुरुआती तौर पर हमने रिपोर्ट देखी, ऐसा लग रहा था कि हार्पी वाकई ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी हेरोन के जरिए और बाकी ताकतों के जरिए हम दिखा सकते हैं अगर पाकिस्तान गलती करता है तो। यानी अभी ये शुरुआती स्टेज थी जब पाकिस्तान के परखच्चे उड़ गए, जगह जगह तबाही देखी गई। अगर अब अगली गलती की, इसीलिए शीर्ष नेतृत्व के जरिए, बड़े नेताओं, चेहरों के जरिए कहा जा रहा है कि भूल मत करना। हाँ बिल्कुल रचना, देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो हमने अपनी शक्ति को इसमें लगाया है, इस 2-3 दिन के इसमें जो हमने जो किया पाकिस्तान के साथ, उसमें हमने 2% शक्ति भी हमारी नहीं डिस्प्ले करी है। और मैं तो आपसे पूछने वाली थी कि परसेंटेज में बताइए जरा, क्या ये 20% था? तो और भी कह रहे हैं 2% था सिर्फ। मैं बता रहा हूँ रचना, उसकी वजह आप सुनिए इसको क्या है। क्योंकि हमने पहले दिन 7 मई को
दुश्मन के ऊपर पूरा टोटल असेंडेंसी हासिल करी। उसमें सबसे बड़ा हाथ ये जो मिसाइल का फायर एक्चुअली हुआ, और 24 मिसाइल हमने फायर किए और 24 के 24 मिसाइल ठिकाने पर लगे और उन्होंने असर पैदा किया, उसमें बहुत बड़ा हाथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स का था। उस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की वजह से हमने पहला अपने लिए एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक फेंस तैयार किया गुजरात से लेके सियाचिन ग्लेशियर तक, जिसको कि पाकिस्तान भेद नहीं सकता था। उसकी वजह ये थी कि जो हम करने वाले थे उसको पाकिस्तान कैसे रिटेलिएट करेगा, उसकी जितनी भी रचना कॉन्टिंजेंसीज थी उन तमाम कॉन्टिंजेंसीज को फोर्स ही करके प्लान करके और उनका तोड़ निकाल के उसके बाद ही हमने हमला किया। दूसरी बात, हमने जब उनके ऊपर हमला किया तो उनके एयर डिफेंस एलिमेंट्स को, क्योंकि एयर डिफेंस एलिमेंट्स भी बहुत हद तक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। पाकिस्तान की एयर डिफेंस कमजोर नहीं है, शाह साहब मेरे से इस बात में एग्री करेंगे कि उनकी कमजोर डिफेंस एयर डिफेंस नहीं है। और दूसरी बात, जब हमारे पास 10-12 दिन से ऐसी परिस्थिति थी कि पाकिस्तान के मंत्री आ करके बोल रहे थे रात को 2:30 बजे कि वो 24 घंटे में हमला कर देंगे, 36 घंटे में हमला कर देंगे, इसका अर्थ ये होता है रचना कि उस परिस्थिति में आपकी एयर डिफेंस और आपकी सेनाएं हाईएस्ट पॉसिबल लेवल की रेडीनेस में थी। और उस हाईएस्ट पॉसिबल रेडीनेस के बीच में हमने उनको पूरी तरह से इस तरह से नाकारा कर दिया, उनके सारे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स को, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स को इस तरह से खत्म कर दिया कि हम पूरी इंप्यूनिटी के साथ उन 25 मिनट में जाकर के जहां हमला करना चाहते थे हमला कर दिया। ये भारत का एक टेक्नोलॉजी का और उस की अवेलेबिलिटी का और उस टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन का एक गजब का नमूना है। ये बात मैं कई दफा कह चुका हूं रचना आपके चैनल पे भी कि इस ऑपरेशन सिंदूर को आने वाले समय में, आने वाली सदियों तक इसको पढ़ाया जाएगा कि किस प्रकार से आप एक सच इतना बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन कर सकते हैं। दूसरी बात जो मैं बता रहा हूँ कि ये उसमें उस पर ला रहा हूँ कि क्यों हमने बहुत कम अप्लाई किया। हमने अपना काम किया और वही हमारा उद्देश्य था, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था, हमने वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को पाया और फिर हम आकर के अपनी जगह पर आ गए। कुछ हमने और नहीं किया। हमारे एक भी जवान ने, मैं गारंटी दे सकता हूं रचना, इंटरनेशनल बॉर्डर या लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं किया है। फिर जब पाकिस्तान ने रात को हिमाकत करी और ड्रोन से भारत पर हमला किया तो उसका बदला ये जो हारपी की आप बात कर रहे हैं उन ड्रोन से, और हम सिर्फ लाहौर की बात कर रहे हैं, इन्होंने कराची, मलीर, भावलपुर, भावलनगर, ये पूरे जो बॉर्डर में उनके एयर डिफेंस के जो बचे खुचे औकात थी उसको न्यूट्रलाइज किया, उसको इतना हमने डिग्रेड कर दिया कि वो कुछ नहीं कर पाई। मैं आपको बताऊंगा, ये बात कई लोग इसको मानना नहीं चाहते, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगा कि क्या परिस्थिति हमने कर दी थी। उनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को और एडी को इतना हमने डिग्रेड कर दिया था कि हमारे सुखोई जो है वो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ऊपर फ्रीली घूम रहे थे, जिनको कि आप नंगी आंख से देख सकते हैं, लेकिन उनके पास उनके खिलाफ रिएक्ट करने के लिए ना तो ताकत थी, ना एयर डिफेंस था, ना कुछ था। और यही वजह थी कि जब दूसरे दिन उन्होंने कोई हमला हम पे किया तो उसका बदला हमने 11-12 उनके एयर फॉरवर्ड इंपॉर्टेंट एयरफील्ड्स को। अब एयरफील्ड्स भी कैसे, वो एयरफील्ड्स जिससे कि जो वो बातें करते थे कि हम एटम बॉम्ब ये वो, तो उसको पूरी तरह ध्वस्त कर दिया कि जो उसके डिलीवरी मीन्स थे, जहां से भी वो डिलीवरी मीन्स टेक ऑफ कर सकते थे वहां हमने स्ट्राइक किया, और जो चीज निकाल करके जब वो आ सकती थी उस जगह को स्ट्राइक किया गया, ताकि ना तो वो उसको निकाल सकें जो पाव के लोग उन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं, और ना ही उसको डिलीवरी मीन्स को उन्होंने छोड़ा किसी काबिल। तो ये था। अब हमने कोई भी हमारे ऑफेंसिव जो एसेट्स हैं उनका कोई एप्लीकेशन नहीं किया, सिर्फ 10-15 ब्रह्मोस मिसाइल्स, 24 स्कैल्प और वो दूसरी वो मिसाइल्स, और एंटी एयर डिफेंस, एंटी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मेजर्स, बस सिर्फ इतना हमने एप्लीकेशन किए। हमारी थल सेना ने कुछ नहीं किया। जब हमारी सेना के जरिए जवाबी कार्रवाई की जा रही थी और पाकिस्तान में जो 2 से 3 बार भूकंप के झटके महसूस हुए, लोगों ने तो पब्लिक डोमेन में उसका भी वखाल उड़ाना शुरू कर दिया कि देखो भाई हिल गया पाकिस्तान, वहां तो भूकंप के झटके रचना, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ रचना। देखिए क्या होता है जब भूकंप आता है, मान लीजिए भूकंप का एपिसेंटर दिल्ली में है, तो ये नहीं होगा कि चांदनी चौक में भूकंप आया और वही खत्म हो गया। अगर एपिसेंटर दिल्ली में है तो जयपुर, आगरा और कई 200, 250, 300, 400 किलोमीटर तक धीरे धीरे स्लाइडिंग स्केल में उसका इफेक्ट देखा जाता है। हाँ। ये कैसा भूकंप पाकिस्तान में आया कि सिर्फ किराना हिल में खत्म शुरू होकर के किराना हिल में खत्म हो गया।
तो ये भी कई किस्म की बातें हैं। इसकी जो सच्चाई बाद में उभर करके सामने आएगी, हम सिर्फ स्पेक्युलेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन जब सच्चाई निकल के सामने आएगी, वैसे पाकिस्तान से सच्चाई निकल के आना बहुत मुश्किल काम है मेरे हिसाब से, लेकिन जब आएगी कैसे तो आएगी? हमको मीडिया को दबा दिया जाता है, यूट्यूबर्स को गायब कर दिया यही जाता मैंने है। कहा कि वहां से किसी भी प्रकार की सच्चाई का निकल पाना बड़ा मुश्किल है। और एक मैं जो सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ वो ये है कि हमने अभी अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को लगभग नहीं के बराबर अप्लाई किया था। जब हम बताया अपनी आपने ऑफेंसिव कि सिर्फ 2% हमने इस्तेमाल किया है, और अगर हम इतने शक्तिशाली और इतने सक्षम हैं वीएन झा सर, अगर हमें पाकिस्तान के हथियारों के बारे में पता है तो पाकिस्तान को भी तो ये मालूम होगा ना कि भारत कितना शक्तिशाली है। फिर क्यों पाकिस्तान मुंह की खाने के बावजूद जगह जगह जश्न मनाता हुआ नजर आया, रैलियां मनाई जा रही हैं, लोगों के सामने नौटंकी की जा रही है कि भाई हमने पाकिस्तान की ताकत के आगे भारत को घुटनों पर ला दिया। ये सब क्यों हो रहा है? और अब तो विदेशी यात्रा पर डेलीगेशन भी भेजे जाएंगे, ये बताया जाएगा कि भारत को कैसे सबक सिखाया। मतलब इतना झूठ, इतनी नौटंकी कैसे और क्यों? क्या नहीं जानते कि भारत एक कदम आगे बढ़ाएगा तो फिर क्या होगा पाकिस्तान का? इसका बहुत बड़ा एक कारण ये है कि अगर ये झूठ पाकिस्तानी आर्मी अपने जनता में नहीं फैलाएगी तो वो रातों रात उनका सफा कर दिया जाएगा। क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में जो भी बजट बनते हैं उस बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो आर्मी को जाता है। जनता वहां पे भूखी है, वहां पे रोटी नहीं मिलती, वो अलग बात है। तो अगर आर्मी इस तरह की अशक्त है कि भारत के जो भारत जो है उसको अपने मनमानी तरह से उसको दबा सकता है, दबोच सकता है, तो उनकी जनता उसके पीछे इमीडिएटली पड़ जाएगी और फिर वहाँ पे वो चीज़ें वो शुरू हो जाएगी जो कि कभी नहीं हुआ था। उसका एक छोटा सा रूप हम लोगों ने जब इमरान खान को जेल हुआ था तब देखा था, किस तरह से वहाँ जनता वहाँ के कोर कमांडर के घर में घुस के वहाँ पे आग लगा देती है और वो सब तरह करती है। तो पाकिस्तान के पास में ये विडंबना है उसके आर्मी के पास में कि उनको ये झूठ परोसना ही होगा। वो किसी न किसी तरह से इसको परोसने की कोशिश करेंगे अपने यहाँ भी। अब चूंकि भारत उसको भेज रहा है तो कॉपी कैट जानते हैं, पूरी दुनिया में कॉपी कैट मिलते हैं, तो पाकिस्तान भी ये चीज करेगा। लेकिन पाकिस्तान को मुश्किल होगी, क्योंकि जब पाकिस्तान से पूछे जाएंगे सवाल कि आपने किस तरह से ये फतह हासिल की या आपको क्यों वॉर में जाना था, तो उनके पास में आंसर नहीं होगा। क्योंकि पूरे दुनिया के पास में आज इंडिया का जो पीआर गया हुआ है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में 7 के रात में सिर्फ और सिर्फ जिहादी ठिकानों को, वो जो 9 जगह हैं वहां पे उनको तबाह किया हुआ है, ये पूरी दुनिया को पता है आज के दिन में। तो पाकिस्तान उसके एवज में जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इंडिया से क्यों शुरू की। पाकिस्तानी आर्मी को खुश होना चाहिए था कि वो जिहादी जो पाकिस्तान को ही खाते हैं, जो पाकिस्तान हमेशा यूएन में जाके रोता रहता है कि हम खुद ही जो ये टेररिज्म है, आइडियोलॉजिकल टेररिज्म, इसके हम शिकार हैं। तो जब इंडिया उस टेरर के ऊपर में जब वॉर करता है तो पाकिस्तान इंडिया के ऊपर में वॉर क्यों किया? तो ये जब चीज उनको जवाब जब वो नहीं दे पाएंगे तो पाकिस्तान के जो ये डेलीगेशन है वो अपने आप एक्सपोज हो जाएंगे। और यही अंतर है झूठ और सच में। झूठ जो है वो बहुत दिन तक नहीं चल सकता है, उसके पंख नहीं, वो उसके पंख हो सकते हैं लेकिन वो पंख कुतरे चले जाते हैं बड़े आसानी से। तो ये मजबूरी है पाकिस्तान के साथ में। लेकिन और भी एक और चीज है कि पाकिस्तान जो ये सारी चीजें कर रहा है कि उसकी इकोनॉमी बहुत छोटी सी है, उसको बाकी देशों से मिलता है और उनको जहां जिन जिन देशों से मिलता है जाके खास करके वहां पे वो अपना रोना रोएंगे। तो ये जो चीज है जो इकोनॉमिक इंफ्रा है पाकिस्तान का, वो आज के दिन में तबाह होने के कगार पे है। दूसरी चीज जो अभी जनरल माथुर बता रहे थे आपको कि हमने 2% भी यूज नहीं किया हुआ है, सही है। हमने अपनी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी है, डिफेंसिव कैपेबिलिटी को हमने अलर्ट पे रखा था, सारी चीजें भी यूज नहीं हुई हैं। लेकिन ऑफेंसिव कैपेबिलिटी तो बहुत कम यूज हुए हैं। आपने सिर्फ कुछ अस्त्र शस्त्र जाते हुए देखे हैं जो पब्लिक डोमेन में है, जो सरकार ने बताई है, मैं आपको उतना ही बता सकता हूं, उससे ज्यादा मैं आपको नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि उसका सोर्स इंफॉर्मेशन मेरे पास में नहीं है। लेकिन कुछ चीजें यूज हुई हैं, कुछ जो इंडिजिनस सिस्टम है वो भी यूज हुई हैं, अदर देन जो आप लोग सब जानते हैं कि ब्रह्मास्त्र की तरह वहां पे गया था। तो ये जो हमारी आज के दिन में कैपेबिलिटी है, ये बहुत बड़ी कैपेबिलिटी है जिसका कि एहसास पाकिस्तान को नहीं था। पाकिस्तान तो अपना एक हथ वो लेके चल रहा है, हथ 1 2 3 4 5
उसको ये पता नहीं कि हमारे पास में जो अग्नि है, अग्नि के ही कितने वेरिएंट्स हैं, पृथ्वी के कितने वेरिएंट्स हैं, और पृथ्वी में तो नाइट कैपेबिलिटी है जो जिसका टेस्ट आज से लगभग 1.5-2 साल पहले हमने किया था। तो प्रलय, अग्नि प्राइम, शौर्य याद रखिए, शौर्य एक ऐसी मिसाइल है जो कि हाइपरसोनिक है, वो पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ यहाँ पे इंडिया के पास में है। और इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, एक आध चीजें तो हमने बिल्कुल यूज ही नहीं की, जैसे एक रुद्रम मिसाइल होता है। अगर पाकिस्तानी आंखें अगर फोड़नी है, किसी भी देश की आंखें होती है उसकी रेडार, अगर रेडार को तबाह करनी है तो आप रुद्रम चला दीजिए, आप रुद्रम चला दीजिए ना। रुद्रम सटीक 2 मीटर के दायरे में वो वार करती है, सटीक एंटी रेडिएशन मिसाइल है। जहां भी आप उसको जिसका कोऑर्डिनेट उसमें आप डालिएगा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, वहां जाके उस जो रेडार है उसको तबाह करने की शक्ति रखती है। और ये ग्राउंड टू ग्राउंड है, ये तो एयर की भी कैपेबिलिटी है, लेकिन इसके लिए जहाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी जो बातचीत हो रही थी कि हमारे अभी एयरक्राफ्ट तो अभी यूज में आए नहीं हैं। हमने तो अभी सिर्फ छोटा सा एक ट्रेलर उनको दिखाया हुआ है, छोटा सा ट्रेलर था और ये 2% परसेंट था। अगर पूरी ताकत दिखाएंगे तो पाकिस्तान शायद नक्शे से भी साफ हो जाए, इस बात को पाकिस्तान भी बेहतर समझ रहा होगा। अनुज माथुर सर, लेकिन वीएन झा सर अभी जिस बात का जिक्र कर रहे थे कि पाकिस्तान की आदत है वो झूठ सामने रखेगा, वो बाकी देशों के सामने गिड़गिड़ाएगा, अपना रोना रोएगा और फिर भीख का कटोरा हाथ में आगे बढ़ा देगा। माथुर सर, एंड में मैं आपसे एक छोटा कमेंट इस पर चाहूंगी। 19 से 21 मई के दौरे पर जा रहे हैं पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशराक डार, अब क्या चीन के सामने जाकर रोना रोएंगे या हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काएंगे, क्या हो सकता है इसके पीछे? नहीं, देखिए, ये चीन और पाकिस्तान, इनका एक अलग केमिस्ट्री है। चाइना जो चाहता है वो पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं गलतफहमी है कि चीन उनका दोस्त है। चीन, मैं आपको बता सकता हूँ, अगर मैंने चीन के बॉर्डर पे बड़ा बतेरा काम किया है, अगर मैं चीन को सही समझता हूँ तो चीन किसी का दोस्त नहीं है। चीन का अपना एजेंडा है। चीन अपने आप अपने काम, अपने नेशनल इंटरेस्ट में हमेशा काम करता है, और जो उसको उसमें मददगार लगता है उसको वो मदद करता है, और जब उसका काम खत्म हो जाता है तो दूध में से मक्खी की तरह उसको एक कोने में डाल देता है। ये चीन की पुरानी फितरत है, बहुत ज्यादा धोखेबाज और बहुत ज्यादा सेल्फिश कंट्री चाइना है। तो अब जब ये इशराक डार जी वहां जा रहे हैं, नेचुरली वो इसलिए जा रहे हैं कि क्योंकि भारत के जो डेलीगेशन है वो पूरी दुनिया में जाकर के सच बताएगा। और जैसे कि झा साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है कि जो झूठ है उसको पकड़े जाने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता। एक बात और मैं बताऊंगा भूलने से पहले कि अब मैं पहले आपको ये बताता हूँ कि वो चाइना गए हैं क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ चीन से उम्मीद है, क्योंकि ये बात बिल्कुल क्लियर है, ये पहले भी कहा मैंने, कि जो विश्व समुदाय है वो हमेशा टेरर के विक्टिम्स के साथ खड़ा होता है, ना कि टेरर के एनेबलर्स के साथ। पाकिस्तान टेरर का एनेबलर है, और उसके साथ मुझे लगता है पूरी दुनिया में आज की तारीख में कोई नहीं है तुर्की के अलावा। और अब वो चाह रहे हैं किसी प्रकार से उसका भी तो खामियाजा तुर्की भुगत ही रहा है।